हेलो फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें से गारंटेड 5 से 6 क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में। ठीक है, और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो अब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप सीडीएस के एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन में कभी कहीं गलती नहीं करोगे। और आज तक आपने ऐसा टॉपिक कहीं नहीं पढ़ा होगा, और सबसे तेज पढ़ाऊंगा और सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको पूरा हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ मैं आपका PYQ वाइज कंप्लीट कर रहा हूँ। आप लोग जाके उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके पक्का से देखना, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएगा, तो वो लोग जल्दी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सीडीएस के एग्जाम के टाइम तक मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगा और आप लोग को खुद फील हो जाएगा कि हाँ हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। और करंट अफेयर पढ़ोगे तो एसएसबी में बहुत काम आएगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो नीचे मेरा नंबर है, आप लोग जाके उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। देखो, कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसमें हमेशा 3 चीज होगी। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसमें होगी वर्ब, और फिर उसमें होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब जो होती है वो क्या क्या फॉर्म ले सकती है? वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म की हो सकती है, वर्ब या तो सेकंड फॉर्म की हो सकती है, वर्ब या तो थर्ड फॉर्म की हो सकती है, या वर्ब ऐसा हो सकता है कि वर्ब प्लस ING। ठीक है, इसे फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो। तो वर्ब प्लस ING करके लिखा हो सकता है। तो वर्ब की ये फॉर्म हो सकती है, या तो फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड, थर्ड, या वर्ब के साथ ING। तो जो ये स्ट्रक्चर बना है ना, ये स्ट्रक्चर बना है आपका एक्टिव वॉइस का। किसका स्ट्रक्चर बना है? ये बना है एक्टिव वॉइस का। ठीक है, बट हमारा काम इसमें ये होगा कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक काम और करना, इससे पहले आप लोग टेंस की वीडियो देख लेना, उससे थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट और इजीली क्लियर हो सकते हैं। और किसी ने नहीं भी देखी है तब भी एक चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो साथ में बाई लग जाता है, बाई प्लस सब्जेक्ट ऐसे बनता है। ठीक है, बातों को सुनते जाओ, समझते जाओ, चीज़ें बहुत इजीली आप लोग कर लोगे। अब होता क्या है, अब वर्ब्स में थोड़ी चेंजेस आते हैं। वर्ब में क्या चेंज आते हैं कि फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो चेंज हो जाता है इज, या तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं जैसे एम, आर। ठीक है, सेकंड फॉर्म में कुछ जो हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी उसके बाद वो लगेंगी, जब सेकंड फॉर्म चेंज होगा, वॉज या वर। थर्ड फॉर्म जब चेंज होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी बीन। और जब फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ING वाला चेंज होगा तो फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी बीइंग। ठीक है, और याद रखना सबके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब फॉर्म चेंज होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर ये कैसे पता लगेगा कि ये हम जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कौन से फॉर्म का है? ये जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म लिखी है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या ING कौन सी है? तो आपको इसमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको टेंस में ही बताया था, जैसे फर्स्ट फॉर्म जैसे कुक, कुकड, कुकड, और कुकिंग। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म, और इसका वर्ब के ING फॉर्म में लिखा हुआ है। तो चेंज करने के लिए अगर इसको चेंज करना है तो इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। इसके लिए अगर ये लिखा हुआ है तो वॉज वर या वर्ब साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। ये लिखा हुआ है तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ।
और ये लिखा हुआ है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। बट कभी कभी ना बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर ये जो कुक्ड लिखा हुआ है ये दोनों तो सेम है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे पता लगेगा बताओ। देखो, इसको पता करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर आपने टेंस वाली वीडियो देखी तो बहुत इजीली समझ जाओगे, नहीं भी देखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ लोगे आप लोग। याद रखना, जब भी कुक्ड के पहले या कभी भी कोई फॉर्म अगर ईडी के फॉर्म में है, अगर उसके पहले हैज़, हैव या हैड लगा हुआ है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर ये लगा हुआ है और कुछ नहीं लगा हुआ, कोई हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं लगी हुई, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड फॉर्म को चेंज करना होता है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म को चेंज करना होता है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज कर जाओगे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे ना इन दोनों को, इसलिए मैं आपको पहले ही चीज़ को समझा के चल रहा हूँ। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वो ये है कि कभी कभी ऐसा होगा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसके साथ ये लगा हुआ होगा। क्या लगा होगा? या तो इसको एक काम करते हैं, इसी कलर में लिखते हैं, तभी तो चीज़ें हमारे क्लियर हो पाएंगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा हुआ है कैन, कुड, शैल, शुड, मे या माइट, अगर ये लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो याद रखना बच्चों कि ये जो चेंज होगा, जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी, इसमें याद रखना जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो यूज़ होगी बी। कौन सी होगी? बी होगी। ठीक है, जब आपको एग्जाम्पल सामने आएंगे तो चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। अभी क्या है, मैं आपको एक पहले बेस क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अब कुछ और चेंजेस और लिखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखो क्या चेंजेस हैं वो। देखो, एक सब्जेक्ट होगा, ये तो आपको पहले से पता है, उसके साथ एक वर्ब होगी और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, आपको पता है कुछ प्रोनाउंस होते हैं। देखो, ये प्रोनाउंस आपने सुने होंगे कि जो मेल होता है उनके लिए ही लगा देते हैं, ठीक है, फीमेल के लिए शी, बहुत सारे लोग हैं उनके लिए बोल देते हैं दे, ठीक है, आई, मैं, आई, वी, हम, ठीक है, और यू। तो अगर ये सब्जेक्ट्स में है तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट में है तो ये सब्जेक्ट कैसे बनेंगे, तो हमको ना ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस पढ़ा हो तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तब भी ये बहुत ईजी हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ को देख लो, बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। तो ही जो है वो कन्वर्ट होता है, वो चेंज होता है हिम में, शी चेंज होता है हर में, दे चेंज होता है देम में, आई चेंज होता है मी में, वी चेंज होता है अस में, और यू चेंज होता है यू में। तो अगर यहाँ पे ही है सब्जेक्ट में, और जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो ही का हिम बन जाएगा, शी का हर बन जाएगा, और अगर यहाँ पे है तो फिर वो उस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये आपस में चेंज होंगे, अगर ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनते टाइम ये हो जाएगा, और सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनते टाइम ये हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना इसमें? ठीक है, जैसे मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ही किक्ड द बॉल, ही किक्ड द बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है, किक्ड क्या है? वर्ब है, और बॉल क्या है? बॉल है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो और इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। बट याद रखना कि जो ये सब्जेक्ट है, ही है ना, यहाँ पे देखो ही क्या चेंज होगा? हिम में। तो जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो 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 सब्जेक्टिव केस में है, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो ही क्या होगा? हिम में। तो कैसे लिखोगे? द बॉल, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। अब ये किक्ड है, ये ईडी है ना, किक्ड किक्ड, तो किक्ड है ये। अब ये कौन सा वाला ईडी है? ये सेकंड फॉर्म वाला है, थर्ड फॉर्म वाला? क्या इसके पहले कोई हैज हैव हैड लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो ये कौन सा है? ये सेकंड वाला है।
और मैंने आपको क्या बताया था, जब सेकंड फॉर्म चेंज होगी तो कैसे होगी, वाज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब बताओ, बॉल सिंगुलर है क्या है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किकडी हो जाएगी, और सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई हिम। समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, यही है बस सारा खेल। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब की फॉर्म्स में कुछ चेंजेस आते हैं। और जो वर्ब की फॉर्म, एक तो थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी होगी पैसिव वॉइस में, और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे। वो हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं अकॉर्डिंग टू द जो ऑब्जेक्ट है या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से वो काम होता है। ठीक है, और ये कुछ प्रोनाउंस हैं जिनको जिस तरीके से चेंज करना है मैंने आपको समझा दिया। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी समझने, सोचने, समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराता हूँ। एग्जाम्पल्स कराने के बाद आपका माइंड और थोड़ा ओपन हो जाएगा और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए पहला देखते हैं। द मिनिस्टर had already informed his cabinet informed his cabinet about his decision about his decision। ठीक है, अब इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। कैसे चेंज करोगे, बहुत इजी है। सबसे पहले जब भी आपको कोई सेंटेंस मिले भैया और एक्टिव वॉइस का है, तो सबसे पहले पकड़ लो भैया कि वर्ब कौन सी है, ये रही वर्ब। ठीक है, ईडी वाली है, अब हमें पता नहीं भैया ईडी सेकंड वाली है थर्ड वाली है। अब हम देखेंगे कि साथ में क्या लगा हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है हैज़ या हैव हैड, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आ जाओ यहाँ पे, थर्ड फॉर्म कैसे चेंज होती है, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो नॉर्मल सी बात है कि हम जो इसको चेंज करेंगे वो चेंज करेंगे, बीच में जो वर्ब आएगी हम इस तरीके से आएगी, बीन इन्फॉर्म्ड। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना इसमें, इतना समझ में आ गया। और जो सब्जेक्ट है वो सारा का सारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो किस तरह से चेंज करेंगे। वर्ब के बाद क्या है, शुरू हो गया, ऑब्जेक्ट शुरू हो गया, तो ऐसे लिखो, हिज कैबिनेट had already been informed by, देखो बीन इन्फॉर्म्ड आ गया ना, बीन इन्फॉर्म्ड, had already been informed about his decisions about his decision by the minister। ठीक है, देख रहे हो कितना इजी सेंटेंस बन गया। बट आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप इस चीज़ को क्लियर कर पाओगे। तो द मिनिस्टर आ गया लास्ट में क्योंकि वो सब्जेक्ट था, वो बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कुछ ग्रामेटिकली आपको थोड़ा बहुत सेंटेंस की समझ भी होनी चाहिए ऐसे सेंटेंस क्रिएट करने के लिए। आ गया, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड देखते हैं, द मॉनिटर told us about the new project। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या देखना है इसमें, वर्ब। भैया ये रही वर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद हमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, ये रहा भैया सब्जेक्ट, और ये रहा भैया ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, अस है। जब अस सब्जेक्ट बनेगा तो कैसे, क्या किस चीज़ में चेंज होगा, वी में चेंज होगा। मैंने आपको यहाँ बताया था, देखो। ठीक है, ये वी में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी। अब वी क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, नॉर्मल सी बात है, क्या है, प्लूरल है। और देखो ये टोल्ड है ना, अब ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, साथ में कुछ नहीं है, हैज़ हैव हैड कुछ भी नहीं है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब जब ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कैसे चेंज होती है, वाज या वर में। वी क्या है, प्लूरल है, तो वी वर टोल्ड, आगे पूरा देगा, अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट
बाय द मॉनिटर। समझ गए? थोड़ा सा सेंटेंस क्रिएशन भी आना चाहिए और एक्टिव पैसिव के रूल्स आने चाहिए, बहुत इजीली आप लोग कर लोगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर। अब आप एक चीज़ बताओ कि बाई देख के समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, हमको इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, और एक चीज़ देखो, ये क्या है, ईडी लगा हुआ है। ईडी के साथ या तो कुछ नहीं लगा हुआ होता, या हैज़ या हैवेड लगा हुआ होता है एक्टिव वॉइस में। तो आप ये देख के भी समझ सकते हो कि ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होगा? बट हाँ, वॉज देख के हमें क्या चीज़ समझ में आ गया, ये देखो, वॉज देख के हमें समझ में आ गया कि भैया जो ये पैसिव बना है तो इसका जो एक्टिव होगा वो सेकंड फॉर्म होगा। तो ये जो सेकंड फॉर्म होगा, इसका जो एक्टिव वॉइस में ये सेकंड फॉर्म की वर्ब होगी। ठीक है, और ये जो द लेटर है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये जो आई है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, देखो आप लोग खुद भी ट्राई करो। द लेटर, ये बन गया सब्जेक्ट। अब जब ये सेकंड फॉर्म में ईडी के साथ कुछ नहीं लगता, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है जब एक्टिव वॉइस बनेगा। तो द लेटर शॉक्ड, और आई क्या बन जाएगा, देखो सारे रूल यहीं पर ही हैं, आई बन जाएगा मी। अगर आपने ये रूल सीख लिए ना तो बहुत इजीली आप लोग चीज़ों को कर लोगे। द लेटर शॉक्ड मी, समझ गए? ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और देखो, चलो समझ में और इजीली आ जाएगा आप लोग को। शी गेव मी अ बुक। ठीक है, शी गेव मी अ बुक। अब देखो, गेव क्या है, वर्ब हो गया। शी क्या है, सब्जेक्ट हो गया। मी क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो मी क्या बन जाएगा, आई। जब सी बनेगा ऑब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा, हर, बाई हर। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, बताओ कैसे बनेगा? ये बनेगा कि आई, देखो मी आई बन गया, आई वॉज। अब वर्ब कैसी है, ये वर्ब क्या है, गेव है, कुछ पहले नहीं लगा हो देखो या तो ईडी वाला हो। अब देखो ये नॉर्मल है, गेव है, तो नॉर्मल से हम समझ गए कि सेकंड फॉर्म है, क्योंकि साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये वो सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन मार्क लगता है बाद में जिसके। तो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमेशा दो टाइप के हो सकते हैं। एक है यस या नो टाइप के, या हो सकते हैं WH टाइप के। ठीक है, यस या नो टाइप कैसे होते हैं, जैसे उसमें लगेगा वो स्टार्ट ऐसे होता है, जिसका आंसर याद रखना, जिस भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में मिलता है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो यस या नो टाइप का। और जो WH वाले जो स्टार्ट होते हैं वेयर वैन, जिसका आंसर यस या नो में नहीं मिलता, पूरा एक्सप्लेन करना होता है, उसको बोलते हैं WH टाइप के। ठीक है, अब यस या नो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं, इज, एम, आर, डू, डस, या डिड, या हैज़, हैव, या कुछ मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, वुड, कुड, इस तरीके से ये इसके आंसर ऐसे मिलते हैं, जैसे मे आई कम इन। ठीक है, तो इसका आंसर यस या नो ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होते हैं WH टाइप के। इसमें क्या होता है, जैसे व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, ये WH टाइप के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, हाउ। अब मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कैसे लिखा जाता है और पैसिव वॉइस में कैसे लिखा जाता है। यस या नो टाइप, ये हो गया आपका यहाँ पे WH टाइप।
ठीक है, नोट्स ऐसे ही बनाना, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे है एक्टिव सेंटेंस और यहाँ पे इसका पैसिव। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट क्या होता है इसमें स्टार्टिंग ऐसे होती है, वो मैंने आपको पहले बताया, डू, डज या डिड से, या स्टार्ट होगा हैज़, हैव या हैड से, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, इस तरीके से होगा या तो, ठीक है, या तो ऐसे होगा ठीक है, इनमें से ही कुछ होगा। प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और लास्ट में लगा होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो याद रखना, हमको पता है जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले तो भैया ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब कौन से फॉर्म में आ जाती है? ये वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आ जाती है। ये तो पैसिव वॉइस की खासियत है, ये सबको पता होगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और बीच में वर्ब हो गई। तो ये सारा सिस्टम समझ आ गया। अब बात करते हैं भैया इनमें क्या चेंज आएगा। तो याद रखना, ये जो नीचे की दो लाइन है ना, अगर इनमें से कुछ लगा हुआ है तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अगर हैज़, हैव या हैड से स्टार्ट है तो यहाँ पे हैज़, हैव जो है वही लिखा जाएगा। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड कुछ भी आ जाए, कुड कुछ भी हो, ये यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, बट चेंज कहाँ होगा? चेंज होगा इसमें, जो ये डू और डज है, याद रखना कि जो डू और डज है वो चेंज हो जाएगा किस चीज़ में? जो डू और डज है वो चेंज हो जाएगा इज एम आर में। किसमें चेंज हो जाएगा? इज, एम या आर। ठीक है, इज, एम या आर में। और डिड किस में चेंज हो जाएगा? अगर डिड से स्टार्ट होता है सेंटेंस एक्टिव में तो डिड किस में चेंज हो जाएगा? दिमाग लगाओ, क्या हो जाएगा? वॉज या वर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया पैसिव वॉइस, और ये पूरा हो गया एक्टिव वॉइस। तो किस तरीके से चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव कैसे जाना है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब जो ये WH टाइप है उसको समझ लेते हैं। जो WH टाइप है वो कैसे होता है? देखो, जो WH टाइप है वो हमेशा कैसे स्टार्ट होगा? नॉर्मल सी बात है भाई कि WH से स्टार्ट होगा तो या तो वो व्हेन से स्टार्ट होगा, हु से स्टार्ट होगा, या वेयर से स्टार्ट होगा, वाट, किसी भी चीज़ से स्टार्ट हो सकता है जो मैंने आपको पहले लिस्ट बताई है। ठीक है, और फिर क्या होगा? फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये तो सब कुछ सेम ही है। अब बात क्या आती है? बात ये आती है जब इसमें चेंज करना है ना, तो याद रखना कि देखो ये जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, देखते जाओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये याद करना है आप लोगों को। जो वर्ब है वो तो वही है भैया, थर्ड फॉर्म ले लेगी वर्ब। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा लो। ठीक है, अब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया। यहाँ क्या इस साइड क्या होगा? इस साइड याद रखना कि सब कुछ एज इट इज़ आ जाएगा। जो अगर वैन से स्टार्ट है तो वैन आ जाएगा, वाट से स्टार्ट है तो वाट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डिट्टो सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम। बट इसमें कुछ डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा? अगर हु और हुम इंटरचेंज होंगे। अगर हु होगा तो लिख दिया जाएगा बाई हुम, और अगर स्टार्ट है हुम से तो लिखा जाएगा बाई हु। ठीक है, मतलब हु चेंज हो जाएगा हुम में और बाई लग जाएगा साथ में। और अगर कोई सा इन दोनों के सिवा कोई और लिखा हुआ है
जैसे व्हेन लिखा हुआ है, व्हाट लिखा है, तो वो एज इट इज़ वही आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये सब बच्चों को समझ में नहीं आती चीज़ें और एग्ज़ाम उनके सोचते रहते हैं भाई क्यों क्लियर नहीं हो रहा। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ग्रामर में समझने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अब आप उसको करो। देखो क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? व्हाट आई मीन। अब देखना, जैसे पढ़ाया ऐसे ही करोगे तो आप बहुत आराम से कर लोगे कि भैया यू क्या है, सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड क्या है, वर्ब, व्हाट आई मीन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, जो वर्ब है ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा अंडरस्टूड। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, व्हाट आई मीन। ठीक है, और उसके बाद ये सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, बाई यू। अभी जो डू है, डू के लिए क्या बताया था मैंने, इज एम आर, तो इज या एम या आर। अब आप खुद बताओ क्या लगेगा यहाँ पे। ये डिपेंड करता है, जो अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली वीडियोस देखी हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के साथ एग्रीमेंट करके आता है। तो यहाँ पे आई सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। ठीक है, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो क्या होगा, इसको काट दो फिर, मतलब कि सेंटेंस होगा, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाई यू, अंडरस्टूड बाई यू। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। ये कैसा है, ये पैसिव है, ये आपका, ये डू, जो डू से स्टार्ट हुआ वो आपका एक्टिव वॉइस है, वो आपको कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में। ठीक है, बट आपको ये सारे रूल्स पता होंगे तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलो क्वेश्चन, हैज़ समवन मेड all the necessary arrangement? ठीक है, हैज़ समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, ये वर्ब हो गई तो थर्ड फॉर्म मेड, ये तो समझ में आ गया। अब समवन सब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा बाई समवन। ठीक है, ये रफ वर्क में भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात क्या है, बात यह है कि भैया ये वर्ब आ गई यहाँ पे और सब्जेक्ट यहाँ आ गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखो, जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि जो इस सेंटेंस में ये मेड जो है ये कौन सी फॉर्म में है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। जिसको डाउट है वो एक्टिव पैसिव वॉइस की पहली वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। ठीक है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है तो बीन भी आएगा, तो यहाँ आ जाएगा फिर बीन। बट ये तो छूट गया ना, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा हैव। बट अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हैज़ है, आपने कहा था हैज़ हैव हैड सेम रहेगा। बट भैया ये थोड़ा बहुत अरेंजमेंट जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से भी तो होगा। तो क्वेश्चन तो पूरा क्या बनेगा पैसिव वॉइस का, हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिड द नॉइस फ्राइटन यू। ठीक है, तो इसमें आप देखो क्या है,
ये क्या है, द नॉइस सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब वर्ब क्या होगा, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा फ्राइटेंड। अब ये सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, बाय द नॉइस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा यू। डिड का क्या होगा, देखो बताया था मैंने आपको, यहाँ पे डिड चेंज होता है वाज या वर में। तो अब वाज होगा या वर होगा, यू वर, वर होता है ना, तो वर आ जाएगा। वर यू फ्राइटेंड बाय द नॉइस। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये पैसिव वॉइस में लगाना भूलना मत, ठीक है, समझ में आ गया। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विल शी टेल अस द ट्रुथ। देखो इसमें क्या है, अब आप लोग ध्यान से देखना, ये क्या वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है। और ये द ट्रुथ क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो मैंने आपको इसी पार्ट के पार्ट 1 में एक्टिव पैसिव में बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी कभी विल लगा होता है तो बी आ जाता है बीच में। देखो यहाँ पे, देखो ये बताया था, यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, ये रहा बी, ठीक है। और सी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, आज ही बताइए, तो क्या विल क्या रहेगा, जब भी कोई मॉडल वर्ब है वो सेम ही रहेगी, जब भी पैसिव वॉइस में चेंज होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए बताया था, वो विल का विल ही रहेगा। तो विल फिर क्या आ जाएगा, द ट्रूथ बी टोल्ड बाई हर। देखो बी आ गया ना, टोल्ड बाई हर, ठीक है। ये बहुत ईजी है, ये आपका बस आपको डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इस चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और एक बार WH टाइप भी देख लेते हैं। चलो समझो क्वेश्चन आया, हु गेव यू परमिशन टू एंटर, ठीक है। अब देखना इसमें क्या होगा, हु लगा हुआ है, हु किस में चेंज होता है, मैंने आपको बताया था बाई हुम में, बाई हुम। अब क्या होगा, फिर एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर यू गिवन, गेव का हो जाएगा गिवन थर्ड फॉर्म, परमिशन टू एंटर। देखो यहाँ बताया, देखो मैंने आपको ये यहाँ बताया था कि हमेशा बाई ये हुम के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। अच्छा यहाँ मैंने लिखा नहीं, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गलती होती है, ठीक है। इसको लिखो, यहाँ पे लिखो इसको, हमेशा ये लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। यही मैंने आपको जो चार्ट बनाया था ना, इसका मेन कारण यही था, ये बताने का, इन दोनों में डिफरेंस ही ये है, ठीक है। उस टाइम बाई मिस्टेक ये मिस हो गया होगा, तो ये लिखो आप कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। देखो ये देखो आ गया ना, देखो बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो आप लोग को वैसे पढ़ने में ये भी बहुत अच्छा लगेगा, देखो बाई हुम यू वर गिवन परमिशन टू एंटर, ठीक है। आप अगर यू पहले भी लगा दो आपको फील होगा हाँ बाई हुम यू वर गिवन परमिशन टू एंटर, बट याद रखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ वर्ब पहले आएगा, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब बाद में आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, याद रखो इस चीज़ को, ये फॉर्मेट जो मैंने बताया था इसलिए बताया था, ये पता नहीं कैसे मिस हो गया ये बताना, ठीक है। याद रखना हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसको याद रख लो। इसमें नहीं होता, इसमें यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, बट इस वाले में WH टाइप में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आती ही आती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको ये जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, व्हाई डिड शी ब्रेक द गार्डन वॉल, ठीक है। अब देखो याद रखना वाई का क्या हो जाएगा, बताया था मैंने आपको, वाई का वाही रहेगा, हमेशा जो चेंज होता है वो सिर्फ हु और हुम चेंज होता है। देखो सिर्फ हु और हुम चेंज होता है, बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो क्वेश्चन में डिड लगा हुआ है, और डिड का मैंने आपको बताया था डिड किस में चेंज होता है, वाज या वर में। देखो ये रहा,
डिड के साथ क्या आ जाएगा फिर, याद रखना वाई के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, ये देखो फॉर्मेट, सीधा हेल्पिंग वर्ब आएगा, देखो तो क्या आएगा, या तो वॉज आ सकता है या वर आ सकता है। द गार्डन वॉल ब्रोकन बाई हर, ठीक है। अब क्या आएगा, वॉज आ जाएगा, देखो वाई वॉज द गार्डन वॉल, तो वर नहीं आएगा, वर को काट दो, वाई वॉज द गार्डन वॉल ब्रोकन बाई हर, समझ गए। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में दिया है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसमें यह पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, ठीक है। देखो जनरली जहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, सजेशन दी जा रही है, किसी चीज़ की एडवाइस दी जा रही है, तो ये ही, या कोई रिक्वेस्ट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर मिल सकता है, सजेशन मिल सकती है, एडवाइस मिल सकती है, ठीक है, या रिक्वेस्ट मिल सकती है, ठीक है। देखो कैसे पता करोगे कि, देखो ऑर्डर तो आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर दे रहा है। अब रिक्वेस्ट में देखो हमेशा क्या होता है, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि काइंडली, प्लीज़, तो ये तरीका है पता करने का कि कौन से वर्ड यूज़ होंगे, ठीक है। और एक तरीका और है पता करने का, क्या, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, देखो जो नॉर्मली जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब हम उसको चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और सब्जेक्ट आ जाता है, पता है ना, ये यहाँ और ये यहाँ, इतना आपको बहुत अच्छे से पता है। बट इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये तो जनरल स्ट्रक्चर हो गया सेंटेंस का, बट इम्पेरेटिव ऐसा नहीं होता। इम्पेरेटिव कैसा होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, बस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो अब जब इसको चेंज करेंगे एक्टिव को, ये एक्टिव हो गया, तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। अब होता क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमको पता लग गए 3 टाइप के होते हैं, ऑर्डर, सजेशन या एडवाइस या रिक्वेस्ट, मतलब इसी में अगर हम क्लासीफाई करें जनरली इन्हीं से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब होगा क्या, याद रखना, अगर ऑर्डर का सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में है, तो अगर उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा लेट प्लस बी में। इसको आप ऐसे लिख लो यहाँ कि उसमें लेट प्लस बी लगेगा जब उसको पैसिव में चेंज करेंगे ऑर्डर वाले को। अगर सजेशन वाले को पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लगेगा, शुड प्लस बी लगेगा। और अगर रिक्वेस्ट वाले को चेंज करेंगे तो जो ये काइंडली और प्लीज़ है ना, अगर ये लगा हुआ है तो ये हट जाएगा एक्टिव या पैसिव में से, और इनकी जगह क्या लगेगा, इनकी जगह लगेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लगेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको उसका एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, ये क्या सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो ऑर्डर का समझो कोई एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया है, ब्लो द हॉर्न, ब्लो द हॉर्न, ठीक है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, मैंने आपको क्या बताया, कैसा लग रहा है पढ़ने से ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यार ये तो क्या बोलते हैं, ऑर्डर दे रहा है कि हॉर्न को ब्लो करो। तो जब इसे चेंज करेंगे तो क्या आएगा, लेट आ जाएगा, और लेट हमेशा स्टार्टिंग में आता है, लेट द हॉर्न बी ब्लोन, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ गया और ये बाद में आ गया वर्ब, ठीक है, लेट द हॉर्न बी ब्लोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सजेशन का, हेल्प द पुअर पीपल, हेल्प द पुअर पीपल, तो इसमें ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है पूरा, ये ऑब्जेक्ट है, तो कैसे लिखा जाएगा, द पुअर पीपल शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड, समझ गए। द पुअर पीपल पहले आ गया,
शुड भी मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस में लगेगा, और हेल्प्ड हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं रिक्वेस्ट का। डू इट फॉर मी काइंडली, डू इट फॉर मी काइंडली, ठीक है। तो देखो जब भी कभी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो ना, तो मैंने आपको क्या बताया, ये हट जाएगा काइंडली, और जब ये हटेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, लग गया ये पूरा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब जो ये बाकी बचा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा, डू इट फॉर मी, डू इट फॉर मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। समझ गए, बहुत ईजी है ना। तो इस तरीके से आपको एक्टिव वॉइस पढ़ना है। तो अगर आपने तीनों वीडियोस देख ली होंगी तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक्टिव पैसिव वॉइस के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, कुछ ऑर्डर वाले होते हैं, कुछ सजेशन या एडवाइस वाले होते हैं, और कुछ रिक्वेस्ट वाले होते हैं। उनको पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें लेट भी लगता है ऑर्डर वाले में, इसमें शुड भी लगता है सजेशन वाले में, और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगता है रिक्वेस्ट वाले में। इसमें ये हट जाता है काइंडली या प्लीज़, ठीक है। और ब्लो द हॉर्न का ये हो जाएगा, हेल्प द पुअर पीपल का इस तरीके से, और डू इट फॉर मी काइंडली का इस तरीके से। ये एग्जाम्पल्स आपको याद होंगे तो आपको एक माइंड सेट क्लियर रहता है आपका एग्जाम में, ठीक है। याद रखना ये सारी चीज़ें, और याद रखना कभी भी क्या देगा, अगर MCQ क्वेश्चन होगा ना, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, यहाँ काइंडली लगा देगा तो वो गलत हो जाएगा। तो याद रखना काइंडली एकदम हट जाएगा, उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा, और आगे पूरा डू इट फॉर मी सेम जो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, सब कुछ समझ में आ गया ना। एक्टिव पैसिव का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ बस इतना पढ़ते जाओ, एग्जाम 100% निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमी का जो PYQ है उस वाली सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसको भी देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। आज तक आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा, ट्रस्ट मी गाइस, कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।